आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वजह-उज़-ज़हर, लोअर बैक एक। इसके बहुत पेशेंट हमारे पास है, लम्बैगो भी कहते हैं इसको। इसमें अलग अलग तरह की बीमारी आती है। मस्कुलर स्पाज़्म भी इसके अंदर आता है कि सिर्फ मस्कुलर स्पाज़्म है बैक का, वो भी इसमें आता है। डिस्क प्रोलैप्स के केसेस भी इसके अंदर आते हैं। डिस्क प्रोट्रूजन के इसके अंदर भी केसेस आते हैं और डिस्क हर्निएशन के केसेस भी इसी के अंदर आते हैं। और आम ज़बान में लोग जो कहते हैं कि छल्ले खिसक गए या जो भी यहाँ राजस्थान में आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, या डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, डिस्क खिसक गई है, उसके नतीजे में शियाटिका की एक बीमारी है जिसमें शियाटिक नर्व कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से जो कमर में दर्द होता है, बैक पेन होता है, उन तमाम बीमारियों को हम इसमें लेंगे। इसमें जो मैंने केस डिस्कस किया, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। और इस तरह की अगर ज़िंदगी में अपनी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम एक दो केसेस भी ऐसे ठीक कर लेते हैं तो एक तो हमारा बहुत नाम हो जाता है, और दूसरा इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपने आप में बेहतर होता है। क्योंकि ये जो पेशेंट मेरे पास आई थी, एक पेशेंट है ये एक किसी सर्जन के पास, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनके पास उन्होंने दिखाया था। उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने इसमें नाम उसमें से हटा दिया मैंने डॉक्टर का, लेकिन सिर्फ जो उन्होंने लिखा था मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो उसको कहा था कि 2 दिन के अंदर इसकी सर्जरी आप करा लीजिए, नहीं तो ये चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगी। सीवियर कंप्रेशन था इसकी, हमारा रिपोर्ट भी मैंने इसके अंदर लगाई है। और कंडीशन ये थी, जो पेशेंट जब मेरे पास आई थी, ना तो ये बैठ सकती थी, ना खड़ा हो सकती थी, ना लेट सकती थी, किसी कंडीशन में इसको चैन नहीं था। और कॉन्स्टेंटली हर 2 घंटे के बाद इसको इंजेक्शन देने पड़ते थे, और इंजेक्शन देने के बावजूद भी इसका पेन 30% भी ठीक नहीं होता था। और यही डॉक्टर ने इसको कहा कि 2 दिन में सर्जरी करा लीजिए इसकी, नहीं तो ये चल नहीं पाएगी। इसके बाद इसका यूरिन स्टूल सब जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है। और वो इसकी जो MRI रिपोर्ट है उससे आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सही कहा था उसने। जब भी मेरे पास इनके एक पेशेंट थे मेरे, उनके किसी दोस्त की बेटी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप सर्जरी मत कराइए, एक बार डॉक्टर साहब के पास लेके चलिए और एक बार तो हम उनसे कोशिश करके देखेंगे। जब मेरे पास आई तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, जब मेरे पास ही पेशेंट आया, बहुत ही मतलब ईमानदारी से मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना जहन ये कहता था कि मैं इस केस को लूँ ही नहीं, इनको मना कर दूँ, बोल दूँ कि आप सर्जरी कराने चले जाओ। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा पुअर था कि उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम थे। और जो MRI रिपोर्ट थी इसकी, उसमें कंप्रेशन इतना ज़्यादा था कि कोई भी सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जहाँ पर जाते हैं, वो बगैर सर्जरी की बात ही नहीं करेगा, वो सीधा ये कहेगा कि इसकी सर्जरी ही करा लो। इवन मेरा अपना तजुर्बा भी ये था कि इसमें सर्जरी कराना ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो सर्जरी कराना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा सर एक बार आप, हम बड़े भरोसे के साथ आए हैं आपके पास। तो मैंने बहुत डरते इस पेशेंट को, मैंने इनके पेरेंट्स को ये कहा कि आप मुझे 10 दिन दीजिए, अगर 10 दिन में इसको 10% भी फ़र्क हो गया तो इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप 11वें दिन जाके इसकी सर्जरी करा लीजिए। बहरहाल इस पेशेंट को मैंने ट्रीट किया और विदिन 5 डेज़, आफ्टर 5 डेज़ मैंने इसका लिया, इसकी हिस्ट्री वापस ली मैंने। तो उसने कहा कि सर मुझे 40% रिलीव है। तो उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और मेरे फिर जहन में ये बात आई कि हमें एक एफर्ट हमेशा करनी चाहिए सर्जरी कराने से पहले पेशेंट की। तो ये क्लासिकल पेशेंट है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। विदिन 45 डेज़, 25 डेज़ में इसको 90% फ़र्क हो गया था और 45 डेज़ में टोटल रिकवर कर गई थी। उसके बाद मैंने इसकी दवाइयाँ बंद करके सिर्फ इसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर दी। क्या हमने इसके सिम्टम्स थे, कैसे हमने इसको डायग्नोसिस किया था, मेन जो चीज़ है समझाने की यहाँ पर इस केस के अंदर, वो ये है कि जब भी हमारा पेशेंट आता है तो हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं और क्या हम यूनानी एतबार से उसका ट्रीटमेंट या उसूल इलाज बनाते हैं और कैसे फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी लोअर बैक या डिस्क प्रोलैप्स का केस आता है, इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं एक सवाल आप सबके जहन में रखना चाहता हूँ कि आप सब एक सवाल तो रखें अपने दिमाग में, और एट द एंड ऑफ द इस जो केस डिस्कशन के बाद उस सवाल का जवाब हमें जानना ज़रूरी है। कि हमसे अक्सर कोई पढ़ा लिखा आदमी ये सवाल ज़रूर करेगा कि जो पेशेंट हमारे पास आता लोअर बैक पेन का, कि इसकी डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, डिस्क खिसक गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर वेट कपिंग करते हैं, ब्लड कपिंग करते हैं, और कुछ केसेस के अंदर भी हम ड्राई कपिंग भी करते हैं, मसाज भी करते हैं। तो पेशेंट हमसे ये सवाल करता है कि सर डिस्क प्रोलैप्स हुई है, छल्ला खिसका हुआ है, आप तो इसका खून निकाल रहे हैं वेट कपिंग करके, जब हम ब्लड निकालते हैं इसका, तो आप तो इसका ब्लड निकाल रहे हैं, इसके ब्लड निकालने से इसका डिस्क कैसे ठीक हो जाएगा?
इसका जवाब आप अपने जहन में रखिएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल बहुत जेन्युइन है, लेकिन इसका जवाब जो हम देते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट जवाब नहीं देते। हम जवाब ये देते हैं कि साहब ख़राब खून निकाल देते हैं, इससे ठीक हो जाता है। तो ख़राब खून का तो वहाँ ताल्लुक ही नहीं है, डिस्क प्रोलैप्स हुई है उसकी या छल्ला खिसका है उसका, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें ब्लड निकाल कर, और क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। जो कि फ़र्क तो होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रीटमेंट सही है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपका, क्या वो भी सही है, या आप समझ रहे हैं ख़राब खून निकाल कर ही ठीक कर रहे हैं वो सही है। तो साइंटिफिक जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हम बेवकूफ़ बन के रह जाते हैं। जब हमसे सवाल करता है कोई पेशेंट तो हमें खुद अजीब सा लगता है कि हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये केस डिस्कस कर शुरू करते हैं। जब हमारे पास डॉक्टर आतिश, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए ज़रा। जब ये पेशेंट के थोड़ा सा प्रोफाइल है इसका, एज इसकी 18 ईयर्स के आसपास थी, तो 23-24 की हो गई बच्ची। प्रोफेशन स्टूडेंट थी उस टाइम में। अब इसकी कंप्लेंट्स क्या कहती है जब हमारे पास, सीवियर बैक पेन एंड was not subsiding after taking painkillers, tablets and injections। जैसे मैंने बताया था भी केस में कि बहुत सारे पेन किलर्स लेने के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद भी ये पेशेंट ठीक नहीं हो पा रही थी, इसको रिलीव नहीं हो रहा था, दर्द मुसलसल हुए जा रहा था इसको, और बहुत ही बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में आई थी कि इसकी पेन देख नहीं पा रहे थे इसके पेरेंट्स। जो डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़, जो भी इसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, टॉयलेट जाना है, लेटना है, उठना है, बैठना है, खाना खाने के लिए कुछ करना, ये कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में ये पेशेंट थी। ऑल्टर्ड गेट, इसके जो चलने का तरीका तो बिल्कुल बदल चुका था, बहुत मुश्किल से ये लिम्बिंग इसका एक्शन था, जिसको हम लंगड़ी का दर्द कहते हैं ना, एक साइड झुक जाता है पेशेंट, बिल्कुल कर्व हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। लोअर बैक में या शैटिका या इरकुन्निसा जो हम इसको कहते हैं। तो बिल्कुल ये इसका गेट या चलने की जो इसकी जो हैबिट्स थी या चलने का जो तरीका था, बिल्कुल इसका ऑल्टर्ड हो गया था, बदल गया था। नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, इसके लोअर लिम्स के अंदर दोनों साइड में और हिप्स में और जो लोअर बैक है इससे नीचे के एरिया में इसको सुइयाँ जैसे चुभना, टिंगलिंग सेंसेशन और नम्बनेस, सुनपन। ज़्यादा देर अगर ये खड़ी रह जाए तो सुनपन आ जाता है, पैर सुन होने लग जाते थे इसके, ठीक। इंसोम्निया, अब पेन इतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसको नींद तो बहुत मुश्किल काम था, और नींद नहीं आने की वजह से जो और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और बढ़ती जा रही थी और एग्रावेट हो रहा था इसका पेन, क्योंकि ये रेस्टलेस कंडीशन में थी। नींद नहीं आने की वजह से और भी इसकी दिक्कतें बढ़ रही थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या थे इसके, जो इसके साथ साथ सिम्टम्स के साथ साथ जो दूसरी अलामत हमें मिल रही थी, मूड स्विंग, एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, और इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि सुसाइडल टेंडेंसीज इसके अंदर, सुसाइड करने की बस जो है कंडीशंस में आ जाती थी कि सुसाइड करना, जीना नहीं है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, जब मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, लेट नहीं पा रही हूँ, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कर क्या पाऊँगी, लाइफ मेरी खत्म हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। नो मूड टू वर्क, डिस्टर्ब स्लीप, कॉन्स्टेंट इरिटेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि ये यूथ थी, बिल्कुल यंग, 18 साल की बच्ची, स्टूडेंट है, और वो खेलने कूद रही। आज से 2 महीने पहले सब कुछ कर रही थी, 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि इन 2 महीनों के अंदर वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई, कुछ भी नहीं करता। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक बहुत ज़्यादा था इसको कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैक्सिमम जो लोग थे इसको, जो डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि अब ये व्हील चेयर पर ही चल पाएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं चल पाएगी, ठीक होने के बाद भी, सर्जरी करने के बाद भी व्हील चेयर तो यूज़ करनी पड़ेगी। आप सोचिए यंग बच्चा है 18 साल का, उसको पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, उसको ये कह दिया जाएगा कि व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारेगी, तो उसकी क्या कंडीशन हो रही होगी, ये समझने की बात है। ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस एंड ऑनसेट अराउंड 6 मंथ्स, 6 महीने के आसपास इसको हुए थे इस पूरी ड्यूरेशन में। प्रोविजनल डायग्नोसिस हमने जो की, वजह उस ड्यू टू सुई मिजाज बारिद मादी, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या डायग्नोसिस की, यूनानी के एतबार से सुई मिजाज बारिद मादी, या किसी मादे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सुई मिजाज बारिद, ठंडी खिल्त का इज्तिमा हुआ मादा, और वहाँ पर उसने उस जो अभी मैकेनिकली अगर हम बात करेंगे, डिस्क को सख्त कर दिया, और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो ख़त्म हुई, और प्रेशर पड़ने की वजह से वो फिसलने लगी। जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हुई तो अपनी जगह से वो प्रेशर, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी ही उसके शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कराने के लिए उसका
उसको हेल्पफुल होती है। यानी कि अगर आप डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो डिस्क के बीच में एक फ्लूइड होता है और उसके चारों तरफ एक टाइट फाइबरस टिश्यू होता है जिसको एनुलस फाइबरस कहते हैं, और जो बीच में टिश्यू होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। तो डिस्क जो बेसिकली बनी हुई है, बीच में उसके फ्लूइड होता है और चारों तरफ उसके फाइबरस स्ट्रक्चर होता है। जो फ्लूइड मूवमेंट है, जैसे वाटर बैग होता है, तो उस 3 या 4 या 5 डायमेंशनल मूवमेंट के लिए जो स्पाइन की 5-6 डायमेंशनल मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करती है। तो वो जो डिस्क है जब वो सख्त हो जाएगी, उसमें बुरूदत आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, तो उसमें सख्ती आ जाएगी, तो फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाएगी उसकी। वो फ्लूइडिटी ख़त्म होने की वजह से उसमें सख्ती आ जाएगी। तो जब भी उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो बजाय इसके कि वो जब आप देखते हैं कि बर्गर के बीच में अगर आप चीज़ रख दें, उसको प्रेस करते हैं तो बाहर की तरफ आ जाता है। अगर उसको हम कोई सख्त चीज़ रखें, फ्लूइड ना होगा, जैसे डिस्क, या डिस्क की फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाती है बुरूदत आने की वजह से, और वो खिसक के बाहर की तरफ आती है, जिसकी वजह से जो उसके आसपास जो फोरामेन से नसें निकल रही होती हैं, नर्व्स निकल रही होती हैं, उनको कंप्रेस कर देती हैं। और वो नस फिर जो नर्व्स हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, लंबर प्लेक्सस जिसे हम कहते हैं, तो हमारे दोनों टांगों के बीच में नीचे को सप्लाई करती हैं, शियाटिक नर्व आती है। और जितनी ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ता जाएगा उतनी ही ज़्यादा नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन इसकी बढ़ती हुई चली जाती है और नीचे की तरफ रेडिएट करती चली जाती है जहाँ जहाँ वो नर्व सप्लाई करती है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, द सर्जरी वाज प्लान नेक्स्ट डे। अगले ही दिन उसको कहा गया था कि सर्जरी करा लीजिए, नहीं तो आप चल नहीं पाएंगी, यूरिन और स्टूल बिल्कुल फ्रीली मूव करने लग जाएगा, उस पर कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नर्व बिल्कुल कंप्रेस होने की वजह से डैमेज होती चली जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये देखिए 16/7/2018 और PIVD L4 L5 एक्सट्रूजन ऑफ डिस्क एक्सट्रूजन, यानी डिस्क एक्सट्रूड होकर बाहर की तरफ आ गई, अपने एक्सिस से हटकर बाहर आ गई है, ये लिखा। और एडवाइस क्या, सर्जरी एडमिटेड इन RBH। ठीक है, सीधी सीधी 3 लाइन का उसका प्रिस्क्रिप्शन है, आगे की उसने बात ही नहीं पूछी। हिस्ट्री ली पेशेंट की, MRI रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्जन ने डिसाइड किया कि इसकी सर्जरी नेक्स्ट डे ही करनी है, इससे ज़्यादा हम लेट नहीं कर सकते हैं। ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है 16 जुलाई 2018 का। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या लिया हमने। जब हमारे पास ये पेशेंट आई, मैं पूरी हिस्ट्री इसकी बता दी, सारी हिस्ट्री हमने ली, उस हमने कहा कि 10 दिन हम इस पे मेहनत करेंगे। तो हमने सबसे पहले हिजामा बेशुर्त 30 सिटिंग्स की, हमने हिजामा बिला शुर्त यानी कि ड्राई कपिंग की सिटिंग्स ली, 5 से 10 मिनट इसकी ड्राई कपिंग विद, उसके बाद दलग लय्यिन विद रोगन बाबूना एंड रोगन कुश्त। अब इसको एक एक चीज़ को समझना है। वहाँ पर डिस्क प्रोट्रूड हुई है, किसकी वजह से, यबूसत और बुरूदत की वजह से, यानी कि बुरूदत ठंडक और यबूसत सख्ती आ गई है उसके अंदर, उसकी फ्लूइडिटी ख़त्म होने की वजह से। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके मिजाज को, जो डिस्क के मिजाज को चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, हरारत और रतूबत। अब आप देखेंगे जो रोगन बाबूना है, इसकी बाबूना की जो मिजाज है वो हार है, और चूँकि ऑयल है इसमें रतूबत मौजूद है, तो हमने हरारत और रतूबत पहुंचाई वहाँ पर दल के ज़रिए से। जब दल के लय्यिन कसीर करी हमने, लय्यिन माने नरम मालिश, और कसीर देर तक, हल्की मालिश देर तक की, तो हमने उस ऑयल को एब्जॉर्ब कराया धीरे धीरे मालिश करके लंबे टाइम तक, और जिसकी वजह से हमने ऑयल का मिजाज कह लिया गर्म तर। तो जो सर्दी और खुश्की उस डिस्क के अंदर आई थी, उस डिस्क को हमने वापस ठीक करने की कोशिश की। तीसरा, हिजामा बिलशुर्त on one sitting of hijama bilshut on 17th of lunar month after 2 months of treatment। ये मैंने सिर्फ एहतियाती तौर पे की थी, हालांकि इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें। जब हमने इसकी 30 सिटिंग्स कर ली थी हिजामा बिलशुर्त की, बिला शुर्त की, यानी ड्राई कपिंग की, तो उसको काफ़ी रिलीफ आ गया था। तो मैंने एहतियातन इसका एक हिजामा बिलशुर्त किया था। अगर नहीं भी करते तो भी चलता। तो इसलिए इससे साबित होता है कि हर एक मरीज़ के अंदर हिजामा बिलशुर्त यानी कि वेट कपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर स्पाज़्म है और आप देख रहे हैं कि मिजाज के एतबार से उसमें आप इस तरह की चेंजेस हैं कि आप उसको ड्राई कपिंग के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, दल्क के ज़रिए, मसाज के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो आप वेट कपिंग ना करें, जो कि अक्सर पेशेंट वेट कपिंग को प्रीफर नहीं करते हैं।
ठीक है, रियाजत फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे इसका पेन सबसाइड किया और रुतूबत इसकी मसल्स में आ गई, तो अब जो सपोर्टिंग मसल्स होती हैं स्पाइन की, ज़रूरी है कि उनको एक्सरसाइज कराकर उन मसल्स को स्ट्रेंथन करें। ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं कि चूँकि बेसिकली वो मसल्स वीक हो गई हैं, इसी वजह से इसमें ये दिक्कत आई थी। और मसल्स चूँकि स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, तो सपोर्टिंग मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो रिकरेंसी ऑफ द डिजीज़ को हम चेक कर देंगे, रिकरेंसी ऑफ डिजीज़ को हम रोक देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट ठीक होने के बाद भी जब भी वज़न उठाएगा या मूवमेंट करेगा या ट्रैवल करेगा या उसको जर्क लगेंगे या बाइक ड्राइव करेगा और उसमें जर्क लगेंगे उसको, तो वापस उसको ख़तरा बन जाता है डिजीज़ रीअकरेंस का। तो अगर आपको रीअकरेंस बचाना है, बीमारी दोबारा ना हो, अगर आप ये चाहते हैं, तो आपको उसको एक्सरसाइज कराना मस्ट है। एक्सरसाइज ज़रूर कराएं उसको, लेकिन एक्सरसाइज कब करानी है, जब स्पाज़्म ख़त्म हो जाए। पहले दिन से कभी भी हमें एक्सरसाइज नहीं करानी होती है। पेशेंट हमारे पास आता है तो आप उसको देखिए, और जब उसको हिजामा बेशुर्त और बिलाशुर्त और मसाज के ज़रिए से उसका पेन ठीक होने लग जाता है, तो 60-70% पेन ठीक होने के बाद आप उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करिए। इनिशियल स्टेज में अगर आप एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं तो हो सकता है उससे दर्द बढ़ जाए और स्पाज़्म और ज़्यादा हो जाए। तो पेन जब भी हो आप उस वक्त एक्सरसाइज नहीं कराएं तो ये बेहतर है। ये मेरा अपना तजर्बा है इसके अंदर। और इलाज भी दवा में हमने क्या दिया, इनिशियली स्टेज में हब्बे ओजा माजून सूरंजान, हब्बे सूरंजान माजून सुहाग सोंठ, ये चलाई। चूँकि इसको फीमेल थी इसलिए हमने माजून सुहाग सोंठ इस्तेमाल की, नहीं तो हम माजून फलासफा भी इस्तेमाल कर सकते थे इसकी जगह। फीमेल पेशेंट अगर आपके पास आती है तो अतिबा ने लिखा है कि फ़ीमेल के जो बैक पेन के अंदर, कमर दर्द के अंदर माजून सुहाग सोंठ और माजून जंजबील ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो फीमेल केस के अंदर आप ये दे सकते हैं। मेल केस में माजून फलासफा और माजून सूरंजान, माजून आरत खुरमा भी आप दे सकते हैं। उसके अंदर जो अद्वियाँ हैं माजून आरत खुरमा के अंदर, तो उसमें जो गोंद हैं वो बहुत अच्छा स्ट्रेंथन करते हैं लोअर बैक को, तो आप वो भी इसमें चला सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दवाओं का इसमें इस्तेमाल नहीं किया, और दवाएं जो हैं 15 से 20 दिन हमने चला के इनकी ये बंद भी कर दी थी। मेन इनकी एक्सरसाइज और ये जो हमने जो हिजामा बिलशुर्त और बिलाशुर्त की, इसी से उसको काफ़ी हद तक रिलीफ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब इम्प्रूवमेंट जो पेशेंट ने खुद बताया, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमआरआई रिपोर्ट्स, जो कि आप हर 2 महीने में एमआरआई उसकी रिपीट नहीं करा सकते, तो हम क्या करते हैं, एमआरआई देखने के बाद या एक्सरे देखने के बाद हमने क्या करना है, क्लिनिकल जो रिलायबिलिटी है, जो मरीज़ खुद कहता है, वो ज़्यादा रिलायबल है। आप बहुत सारे अपने पेशेंट में ये बात देखेंगे और तजर्बे में आपको आएगा कि कभी कभी आप एमआरआई रिपोर्ट देखेंगे और उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंप्रेशन नहीं होता है नर्व का, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेन की लेकर आता है पेशेंट, वो बहुत बुरी नंबनेस, सुनपन बहुत ज़्यादा होता है उसको। हालांकि आपको एमआरआई रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो पैथोलॉजी नज़र नहीं आती है। इसके बरक्स कभी कभी ऐसा भी होगा कि पेशेंट की जो एमआरआई रिपोर्ट होगी वो बहुत पुअर होगी, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा होगा कि कंप्रेशन और पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, लेकिन पेशेंट क्लिनिकली उसको बहुत ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा होगा कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, मैं हल्का फुल्का दर्द होता है। तो इसलिए जो रिलायबिलिटी है हमारी वो ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे। जो पेशेंट खुद बता रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा बनिस्बत जो मशीनरी हम यूज़ करके कोई भी रिपोर्ट्स कराते हैं, चाहे वो एक्सरे हो या एमआरआई हो, सिटी स्कैन हो, वो उससे ज़्यादा बेहतर है जो मरीज़ खुद फील कर रहा है वो। तो हम क्लिनिकल रिलायबिलिटी पर ज़्यादा यकीन करना चाहिए हमें हमेशा। तो पेशेंट ने 30% पेन एंड ऑल अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स आफ्टर 5 सिटिंग, जो उसकी 5 ही सिटिंग हुई थी ना, उसने कहा कि सर मुझे 30% फ़ायदा हो गया। और हमने 5 सिटिंग कौन सी की थी, हिजामा बिलाशुर्त, सिर्फ ड्राई कपिंग की थी, और मसाज भी कौन सा, दलगे लय्यन कसीर जो हम बता चुके हैं, नर मालिश किसके साथ, रोगन बाबूना और रोगन सूरंजान के साथ। उसके बाद अप टू 50-60% आफ्टर 10 सिटिंग, 10 सिटिंग के बाद इसने कहा कि 50-60% मुझे रिलीव है, और ये खुद मूव करने लग गई थी, खुद चल के। अब ये थेरेपी रूम तक जो हमारा यहाँ इलाज बिल तदबीर का यूनिट बनी हुई है उसमें अपने आप ये वॉक करके जाया करती थी, नहीं तो पहले ये गाड़ी में इसको लिटा के लाया जाता था। उसके बाद मोर देन 95% केस आफ्टर 1 to 2 months ऑफ हिजामा बिलाशुर्त। हिजामा बिलाशुर्त की जो 30 सिटिंग इसकी हुई तो 95% इसको रिलीव आ गया था। मैंने बताया कि जो हमने प्रोटोकॉल में लिखा है, एहतियातन मैंने इस पेशेंट को हिजामा बिलाशुर्त यानी कि वेट कपिंग की एक सिटिंग एहतियातन की थी जब चांद की 17 तारीख आई। हालांकि 95% इसको ड्राई कपिंग और दलक से ही इसको
रिलीफ मिल गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप इसकी जो MRI रिपोर्ट पे भी गौर करें। जो MRI रिपोर्ट है इसकी बिफोर एंड आफ्टर की अगर आप देखेंगे तो इसमें आगे इसमें दे रखा है वो 45 mm है, ठीक है, L4 L5 का। और इसमें जो रिपोर्ट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें लिखा हुआ है सीवियर कंप्रेशन ऑफ सेंट्रल कैनाल। जो सेंट्रल कैनाल की जो कंप्रेशन है वो सीवियर स्टेज है इसके अंदर। और डायमीटर क्या है 5 × 9 45 स्क्वायर mm के अंदर ये इसका डायमीटर है और सीवियर कंप्रेशन है। अब आप लेफ्ट साइड में की जो रिपोर्ट है 2 महीने बाद की अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें मॉडरेट पर आ गया है, वो जो कंप्रेशन है वो मॉडरेट पर आ गया है। और जो L4 L5 का जो डायमीटर है वो 60 स्क्वायर मीटर पर आ गया है, ठीक है। तो MRI रिपोर्ट भी जो इसकी है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। और जो सिम्टम्स हैं इसके वो 95%, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 25 to 30% इम्प्रूवमेंट हुआ है MRI रिपोर्ट के अंदर। और इसके सिम्टम्स के अंदर 95% ठीक होगा। 95 भी मैंने इसलिए बहुत एहतियातन कहा कि पेशेंट हमारे पास आ रहा था, हालांकि उसने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको लास्ट में एक हिजामा विशुद्ध की सिटिंग भी की थी और वो बिल्कुल अपने आप को ठीक बताती थी। 95% हम फिर भी एहतियातन लेके चल रहे हैं इसमें। तो MRI रिपोर्ट जो है इसकी उससे भी हमें इसमें इम्प्रूवमेंट क्लियर कट नज़र आ रहा है जो हमने थेरेपी की। और क्लिनिकल सिम्टम जो हैं जो क्लिनिकली पेशेंट ने हमें बताया वो तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट था, उससे ज़्यादा रिलायबल कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ स्लाइड और इस केस के डिस्कशन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने उसूल पर इलाज करेंगे, जो आपका यूनानी का उसूल है, यूनानी का जो उसूल है मैंने उसूल इलाज में बताया था कि हम 3 बुनियादों पर उसूल इलाज बनाते हैं। एक हिस्ट्री रुदात जिसे कहते हैं, दूसरा साइंस सिम्टम और तीसरा उसकी जो माहियत है पैथोलॉजी है। तो हमने उसूल इलाज को समझेंगे तो इलाज करना भी आसान होगा। उसूल इलाज समझना है यूनानी का और इलाज भी करना है यूनानी का। एलोपैथ का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक आप यूनानी का इलाज नहीं कर सकते। अगर आपको यूनानी का इलाज करना है तो हमें बहुत अच्छे से यूनानी की पैथोलॉजी को समझना पड़ेगा और फिर हम यूनानी का उसूल इलाज बनाएंगे और यूनानी का इलाज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और हम